Hi students, in last lecture we studied about the partial covalent character in ionic bonds. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड्स है वो प्योरली आयनिक नहीं होती है, उसमें भी क्या होता है थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। जैसे कहता है हमारे पास क्या होगा, जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयन दैट इज ए केटाइन एंड बी एनाइन आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, नेगेटिव आयन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कहता है क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनाइन का उसमें क्या हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। कहते हैं ये जो डिस्टॉर्शन हुई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, कहते हैं जो नेगेटिव आयन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होती है पॉजिटिव आयन की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। कहता हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास पोलराइजेशन है इसके कारण हमारे पास क्या हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर ऐड हो जाता है आयनिक कंपाउंड के अंदर, कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कहता है हमारे पास क्या हो, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा हो उस दौरान हमारे पास लार्जर कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। अगर हमारे पास पोलराइजेशन कम हो तो हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा, कम होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। कहता है हमारे पास वहाँ से क्या पता चल जाता है, बॉन्ड की टाइप पता चल जाती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो पोलराइजेशन है वो भी क्या करती है, दोनों आइंस के ऊपर डिपेंड करेगी। मीन्स कहता है हमारे पास क्या होता है कि जो केटाइन है, केटाइन में कितनी पावर है एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की, उसके ऊपर भी हमारे पास पोलराइजेशन है वो डिपेंड करती है। ऑल्सो कहता है हमारे पास जो एनाइन है, एनाइन में कितनी ससेप्टेबिलिटी है पोलराइज होने की, तो वहाँ से भी हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो क्या करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हमने फाजन्स रूल्स पढ़े थे। फाजन रूल में हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जो केटाइन का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर क्या था केटाइन का साइज़ छोटा होगा उस दौरान उसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होती है, हाई होती है। ऑल्सो सेकेंड हमने रूल पढ़ा था दैट इज़ के जो एनाइन का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। कहता पोलराइजेशन इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हमारे पास जो एनाइन का साइज़ है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ऐसे हमने थर्ड रूल पढ़ा था दैट इज़ लार्ज चार्ज ऑन दी केटाइन एंड एनाइन, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, केटाइन एंड एनाइन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कहता है जितना ज़्यादा चार्ज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइज करने की पावर क्या होती है, हाई होती है, एंड उतनी ज़्यादा केटाइन की पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी एंड एनाइन की पोलराइज होने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे हमने लास्ट रूल पढ़ा था दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटाइन, जिसमें हमने पढ़ा था कहता वो केटाइन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू उस केटाइन के जिसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हमने सोडियम केटाइन एंड कॉपर केटाइन की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था। नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की शेप है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कहता हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्सेस है, फोर्सेस की वजह से ही जो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कहते हैं जो डिफरेंट एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होंगी। मीन्स कहता है जो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होते हैं, उनकी कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है स्पेस में सेंट्रल एटम के आसपास। कहता है ये जो डेफिनेट रिलेटिव अरेंजमेंट होती है बॉन्डेड एटम की मॉलिक्यूल के अंदर उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं या फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। क्या तो जो काफ़ी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉलिक्यूल की वो किस वजह से होती हैं, उस मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर शेप की वजह से वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्या होंगी, शो होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि कुछ हमारे पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाटर मॉलिक्यूल की, वो किस वजह से होंगी, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी होती है, एंगुलर शेप होती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है वो एक एंगुलर फॉर्म में क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली कहता है हमारे पास क्या होती है, जो कुछ हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहता है जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, कहता है वो उसकी शेप क्या होती है, डबल स्पाइरल शेप होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। नेचुरली कहता है हमारे माइंड में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल की कोई फिक्स्ड शेप है वो क्यों होती है।
जैसे कहता है जो आयनिक कंपाउंड्स है सॉलिड स्टेट के अंदर, वो कहता है सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कहता है उनके जो आइंस होती हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड आइंस को मिलके बनता है, कहता है जो हमारे पास जो आइंस होंगे वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? 3D पैटर्न में अरेंज होंगे एंड उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैटिसेस होती हैं, जैसे हमारे पास FCC होती है, BCC लैटिस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हर एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसके आइंस की क्या होगी? डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। एंड कहता है जो एक्चुअल लैटिस होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करेगी? साइज एंड चार्ज ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो आयन है आयन का साइज़ कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जाके लैटिस में अरेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक, कहता है उसमें क्या होती है? कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, वो हमारे पास वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है, बट वो किस में होता है? हमारे पास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होता है, जिसमें क्या होता है? हर एक सोडियम केटाइन के आसपास क्या होते हैं? 6 क्लोराइड आइंस उसके साथ अटैच होते हैं। हर एक हमारे पास क्लोराइड अनाइन के आसपास क्या होंगे? 6 सोडियम आइंस उसके साथ क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। कहता है जो कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल नेचर की होते हैं, उनकी कोई क्या होती है? डायरेक्शन फिक्स होती है। कहता है जो शेप होती है कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटम की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो किस डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं, ओरिएंटेशन को शो कर रहे हैं, उसके ऊपर उसकी क्या करती है? शेप डिपेंड करती है। कहता है उसमें क्या होती है? रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे। कहते हैं रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो बॉन्डेड एटम है वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं स्पेस के अंदर। मीन्स कहता है वो इस अरेंजमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा क्या हो? लेस रिपल्शन हो अराउंड द सेंट्रल एटम के आसपास, जिसकी वजह से कहता है हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास एटम्स है, तो जो हमारे पास एटम्स होते हैं, बॉन्डेड एटम्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जहाँ से उनको जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में रिपल्शन सबसे ज़्यादा क्या लगे? कम रिपल्शन लगे। कहता है ये जो स्टेट होती है जिसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा लेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम रिपल्सिव इंटरेक्शन स्टेट बोलते हैं। एंड उस दौरान उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी एंड स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। सिंस कहता है हमारे पास क्या होती है? सिर्फ एक ही डेफिनेट ओरिएंटेशन शो हो सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर की सेंट्रल एटम के आसपास, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी उस जो हमारे पास वो जिस भी हमारे पास मिनिमम रिपल्सिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसमें सिर्फ एक ही उसकी डेफिनेट ओरिएंटेशन है वो क्या करता है? शो करता है। कहता है जो मॉलिक्यूल है जिसके कारण उसकी क्या होगी? एक फिक्स शेप होगी, एक फिक्स क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वेस्पर थ्योरी बोल देते हैं शॉर्ट में। कहता है 1940 में सिडविक एंड पॉवेल दोनों ने क्या करा? एक सिंपल थ्योरी को प्रपोज करा। सिंपल थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया जो किसके बेसिस के पे थी कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, जो एटम के आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में क्या होंगी? रिपल्सिव फोर्सेस उसके बीच में क्या करती है? एक्ट करती है। ये थ्योरी उसके बेसिस पे उन्होंने गिवन दी हुई है। कहता है यहाँ से फर्दर इस थ्योरी को डेवलप करा एंड रिफाइनिंग करी नाइलॉम ने एंड ग्लिप्से ने 1957 के अंदर। कहता है उन्होंने क्या सजेस्ट करा कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कि हमारे पास सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, उसके अखीरले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग, कितने उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, कितने उसके इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। वहाँ से उसकी क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट करके उसकी शेप को पता लगा सकते हैं। कहता है ये जो सजेशन है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, वहाँ से हमें इस थ्योरी के बारे में पता चलता है। कहता है इस थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है हमारे पास कि जो बॉन्डेड एटम होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं स्पेस के अंदर सेंट्रल एटम के आसपास, जहाँ पे क्या हो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस कम लगे एंड जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्या हो? मैक्सिमम हो। कहता है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो बॉन्डेड पेयर होते हैं, वो हमारे पास इतनी दूर चले जाते हैं कि जहाँ से रिपल्शन सबसे ज़्यादा क्या लगे? कम लगे एंड जिसके कारण उसकी एक जो शेप है वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी कि जो वेस्पर थ्योरी है उसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स है। जैसे कहता है फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करे चाहे वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करे सेंट्रल एटम के आसपास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी है। जैसे कहता है हमारे पास क्या होता है, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस दौरान जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, अपने जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी शेयरिंग करेगा आसपास वाले एटम्स के साथ। जबकि कहता क्या होगा, कई केसेस में क्या होगा, जो सभी के सभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल ले लें मीथेन की, मीथेन में क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता वहाँ पे क्या करेगा, जो कार्बन है अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराता है। कैसे, 4 हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देता है, शेयरिंग करवा देता है, जिसके कारण जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं रहता। हमारे पास कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बॉन्डेड स्टेट में हो जाते हैं, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन है सभी हमारे पास क्या करेगा, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है वाटर के अंदर क्या होता है, जैसे वाटर का हमें स्ट्रक्चर पता है कि जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, बेंट शेप की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। कहते जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। एंड जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होगी, 1s2 2s2 2p4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। एंड उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2s2 एंड 2p वाले 4 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहते जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपने दो हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन के हमारे पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। बट अभी भी ऑक्सीजन के पास क्या पड़े हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, 2 लोन पेयर्स बोलते हैं। एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दस कहता है जो मीथेन है, मीथेन के अंदर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं कार्बन के आसपास, जबकि कहता है जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी है 2 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 2 क्या होते हैं, लोन पेयर उसके ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। जैसे कहते हैं जो मीथेन है, मीथेन के हमारे पास जो चारों के चारों हैं, चारों क्या हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। जबकि कहता है हमारे पास वाटर के अंदर क्या होता है, 2 तो हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसमें वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। बाकी के जो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलेंगे, 2 लोन पेयर्स बोलते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़े हैं, 2 लोन पेयर पड़े हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, बिकॉज दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसे हमारे पास थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस को रिपल्शन करके कहता है ऐसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, सबसे ज़्यादा रिपल्शन मिनिमम हो, जिसके कारण कहता है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कहता है हमारे पास दूर क्यों जाएंगे, बिकॉज जितनी दूरी पे होंगे उतनी रिपल्शंस क्या होंगी, कम होगी। एंड कहता है वो हमारे पास जितनी भी दूरी पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं वहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी, एंड जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल को हम कैसे मान के चलते हैं, एक सफ़ेयर की तरह मान के चलते हैं, जिसमें कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरे सफ़ेयर में क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं सफेरिकल सरफेस के ऊपर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कहते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इन अदर वर्ड्स कहता है क्या होता है, हमारे पास 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। कहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जैसे हमारे पास क्या हो, कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं।
कहता है यहाँ पे एक बॉन्ड को हम क्या मान के चलते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मान के चलते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो रिपल्शंस होती हैं लोन पेयर के साथ, कहता है वो क्या होंगी, डिफरेंट रिपल्शन होगी एज कंपेरिजन टू टू बॉन्डेड पेयर के कंपेटिवली। जैसे कहता क्या होता है हमारे पास लोन पेयर के साथ रिपल्शन सबसे ज़्यादा हुई होती है, एंड उसके बाद हमारे पास उससे कम रिपल्शन किसकी होती है, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कम होगी, एंड उसके कंपेटिवली बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन क्या होती है, लेस होती है। कहता है ये जो प्रेजेंस होती है लोन पेयर की इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर, जैसे हमने वाटर के केस में पढ़ा है, वाटर के केस में क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं एंड दो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। कहता है उसमें क्या होती है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होती है, कुछ डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं उसकी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट इज रिपल्सिव फोर्सेस। कहता है ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे पास जो शार्पली एंगल के बीच में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। देयर हमारे पास कहता है क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे, वीकर कहाँ पे होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे वीक होंगे, एंड सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कहाँ पे हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, 180 के एंगल के ऊपर सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी, वीक रिपल्सिव फोर्सेस वो क्या करेगा, शो करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, stay safe, thank you।